हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो टेस्ट होगा वो वीकली रहेगा और आपको इमीडिएट इसका इवोल्यूशन भी मिल जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है रिगार्डिंग कोर्स मटेरियल, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग क्लासरूम, सभी को कैटर कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। भारत टैलेंट क्लाउड फॉर ड्राइविंग ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटेजी। तो ये एक पूरा प्रपोज्ड आइडिया है, इसको गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, लेकिन ऐसा एक आइडिया गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है भारत टैलेंट का। तो भारत से हमें समझ में आता है हमारे देश के बारे में। टैलेंट से मतलब है जो टैलेंट है आपका, साइंस हो, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और अन्यान्य जो आपके टैलेंट है, जो स्किल है। ओके, तो इस आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट और सब्सटेंटिव पार्ट जो है, या फिर हम कह लीजिए कि कोर थेसिस जो है वो क्या है। अगर हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और पावर हाउस बनाना चाहते हैं बाय 2047, तो उसके लिए इंडिया को सिर्फ हेड काउंट करने से नहीं होगा कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। तो 140 करोड़ की आबादी जो है वो क्वांटिटी है, वो क्वालिटी नहीं है। तो उस क्वांटिटी को हमें क्वालिटी में तब्दील करना होगा, और उसी के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी चाहिए, एक नेशनल आर्किटेक्चर चाहिए। और वो आर्किटेक्चर होगा भारत टैलेंट क्लाउड। जिस तरीके से हम क्लाउड में, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, उसमें हम डेटास को स्टोर रख सकते हैं बहुत सारा। तो हमारे देश के अंदर जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारा क्वांटिटी है। तो उनको हम नर्चर करके टैलेंट उनका जो है उसको एनहांस कर सकते हैं, आप स्किल कर सकते हैं, उनके अंदर स्किल दे सकते हैं, रीस्किल कर सकते हैं, और उनको कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल। और उन्हीं ह्यूमन कैपिटल को हम क्या करेंगे, अपना एसेट की तरह हम उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी आज ध्यान रखिएगा कि यूएसए जो है वो यूएसए इतना ऊपर क्यों है। यूएसए आज मिलिट्रीली देख लीजिए, आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, टेक्नोलॉजी वाइज देख लीजिए, हर तबके में, टेक्नोलॉजी वाइज देख लीजिए, हर तबके में वो आगे है। क्यों है? बिकॉज ऑफ टैलेंट। और इसीलिए क्या है, उनकी जो सोवरेन स्ट्रैटेजिक आपकी जो अपोजिशन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन एसेट, ह्यूमन कैपिटल। तो वही की आर्ग्यूमेंट इसमें दिया गया है, द कम्पिटेटिवनेस क्राइसिस। तो हमारे देश में कम्पिटेटिवनेस का क्राइसिस देखा गया है कि इतने ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन हम क्वालिटी को लेके अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी हम अगर ग्लोबल आप इनोवेशन के रैंकिंग में देख लीजिए कि हम अभी भी टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20, इवन टॉप 30 के बीच भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमारे देश में हमारी जो रिसोर्स पूल है उसको हमें वर्क पे लगाना है, उनकी जो क्वांटिटी है उसको क्वालिटी में तब्दील करना है। और तभी हम क्या कर सकते हैं, बेटर अपने देश का जो आपका डेवलपमेंट है वो इंश्योर कर सकते हैं बाय 2047 टू बिकम विकसित भारत। अभी इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं दी R&D इफिशिएंसी पैराडॉक्स। तो अभी हमारे देश में क्या है, जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्पेंडिंग की जाती है वो जीडीपी का 0.7% है, जबकि चाइना जैसे देश जो है 2-3% तक खर्चा करते हैं, और इनकी इकोनॉमी भी कितनी बड़ी है, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी में वो 3-4% खर्च करते हैं, और हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 0.7% खर्च करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि हम अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें स्पेंडिंग को बढ़ाएं। दूसरा क्या है,
जो भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं, उस स्पेंडिंग से जो हमें आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अभी नो डाउट हमारे देश में डिस्पाइट बीइंग अ टॉप स्टेम प्रोड्यूसर, हम टॉप स्टेम प्रोड्यूसर है कंपेयर टू चाइना एंड यूएसए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, फिर भी हम क्या है चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नेक्स्ट देखें तो टैलेंट सोवरेनिटी। तो टैलेंट सोवरेनिटी क्या होती है इन नॉलेज इकोनॉमी। तो नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है, जो इकोनॉमी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप देख लीजिए कि यूएसए का जो इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी को कौन सपोर्ट कर रहा है, नॉलेज। और जो आपकी ग्रोथ है देश की 85% ग्रोथ किससे आ रही है, नॉलेज से आ रही है। आज अगर हम यूएसए की इकोनॉमी को देखें, जापान की इकोनॉमी को देखें, या फिर डिफरेंट यूरोपियन नेशन लाइक फ्रांस की इकोनॉमी को देखें, तो उनका जो ग्रोथ है 85% ड्राइव हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए नॉलेज को कैसे ट्रीट करना है, टैलेंट को कैसे ट्रीट करना है, रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह। क्योंकि टैलेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो तो सर्ज होती रहेंगी। जो नए हमारे जो शिशु है उनको हम बेटर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन देके उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, और तभी हम टैलेंट में क्या अचीव कर पाएंगे, सोवरेनिटी। जैसे आज यूएस टैलेंट में सोवरेनिटी को अचीव कर चुका है, चाइना बहुत हद तक अचीव कर चुका है, जापान ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो वो चीज़ें हमें लानी ज़रूरी है। तो अभी हमारे देश में ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट का पूल है, लेकिन जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन है उसकी वजह से हमारी जो टैलेंट है वो ब्रेन ड्रेन हो जाती है, देश से बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए हमें ब्रेन गेन करना है। स्ट्रक्चरल फेलियर में हम क्या देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। तो एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री में काम में नहीं आता है। तो 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं वर्सेस लो एम्प्लॉयबिलिटी। लगभग 50% से ज़्यादा जो इंजीनियर्स है दे आर नॉट एट ऑल एम्प्लॉयबल। प्रपोज सोल्यूशन क्या है, भारत टैलेंट क्लाउड, कि भारत में हमें टैलेंट का एक क्लाउड बनाना ज़रूरी है। और उस टैलेंट के क्लाउड को बनाने के लिए हमें अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिज़ाइन करना होगा, उसको लिंक करना होगा एक आपके क्लाउड के साथ। जैसे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, स्टार्टअप्स हो, पीएसयूज हो, डायस्पोराज हो, इनको इंटरकनेक्ट करना होगा, एक इकोसिस्टम देना होगा स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। तभी हम क्या कर सकते हैं, बेटर रिसोर्स पूल को बना सकते हैं और उसको काम में लगा के जो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है बाय 2047 टू बिकम विकसित भारत, टू बिकम आत्मनिर्भर, तो उसके लिए हमें अपने टैलेंट जो पूल है उसको बनाना ज़रूरी रहेगा। तो जो की टर्मिनोलॉजी है, ऑलरेडी डिस्कशन के बीच ही की टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो जो स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, हेल्थ अच्छा है, एबिलिटी है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल है। टैलेंट आर्किटेक्चर क्या है, तो सिस्टम लेवल डिज़ाइन पाथवे एंड इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट मैच एंड सर्कुलेट स्किल, तो उसी को कहा जाता है टैलेंट आर्किटेक्चर। टैलेंट आर्किटेक्चर मतलब आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना, जैसे इसमें लिंकिंग आईआईटी लैब्स विथ स्टार्टअप विथ पीएसयूज, ओके, और उसी से क्या करना, आपकी उस टैलेंट आर्किटेक्चर से सोसाइटी का, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना। टैलेंट कम्पिटेटिवनेस क्या होता है, एक कंट्री का एबिलिटी टू डेवलप, अट्रैक्ट, रिटेन टैलेंट, डेप्लॉय टैलेंट इफेक्टिवली, ओके। टैलेंट सर्कुलरिटी क्या होता है, तो अभी टैलेंट जो है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल कैसे है, जनरेशन से जनरेशन क्या होंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, स्किल होते जाएंगे, अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा रहा तो, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। तो उसी को कहा गया है टैलेंट सर्कुलरिटी। और टैलेंट सोवरेनिटी क्या है, तो अभी जैसे हमें पॉलिटिकल सोवरेनिटी मिली है, खुद के डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज खुद बना सकते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट सेगमेंट में टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे देश में अगर टैलेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके जगह अगर हम अपने टैलेंट
को डेवलप करते हैं और वो हमारे देश में चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशंस करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा टैलेंट सोवरेनिटी। और टैलेंट सोवरेनिटी क्या करेगी? देश को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली आगे बढ़ाएंगी कि हमें हमारे देश में हर सेगमेंट में क्या है, टैलेंट है और हम सोवरेन हैं। बाकी ब्रेन गेन एंड ब्रेन सर्कुलेशन, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया ही है कि क्या है। और हमारे देश में क्या चाहिए? इंडस्ट्री रेडी स्किल्स चाहिए, कि इंडस्ट्री जो है उसको रेडीमेड स्किल जो यूथ है वो मिले। उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उस तरीके से हमें डिज़ाइन करना होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ध्यान दे रही है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी रहेंगी। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स है, ये की टर्मिनोलॉजी ही आपको मेंस में लिखना ज़रूरी रहेगा। अभी इसका हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में जो टैलेंट है वो एंशिएंट समय से बनते आया है। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो वर्ल्ड के सबसे जो पुराने और फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में ही पाई जाती है, जैसे तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह के जो यूनिवर्सिटी है ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम एंशिएंट समय से, जब वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में जब लोग हंटर गैदरर की तरह ही थे, तभी हमारे देश में नॉलेज का सर्जेंस हो गया था। फिर कॉलोनियल समय पे अगर देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम बना था वो बस उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, क्लैरिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ही बनाया गया था। थोड़ा बहुत टेक्निकल कैपेसिटी डेवलप हुआ था, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को ही सर्व करता था। फिर अर्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम देख सकते हैं 1900 के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो स्टेट लेड कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे आईआईटीज़ का बनना, आईआईएससीज़ का बनना, फिर सीएसआर लैब का बनना, पब्लिक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा देना बाय गवर्नमेंट। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के समय आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को बनना ताकि ह्यूमन कैपिटल को इन्हांस किया जा सके। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि आपका वीक इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेजेस है। फिर 1991 में जब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इंटीग्रेशन हुआ तो आईटी एंड सर्विसेज में बूम आया, डायस्पोरा का एक्सपेंशन हुआ, हमारे देश के जो डायस्पोरा थे, हमारे देश के जो पॉपुलेशन थे वो दूसरे देशों में गए, अपना सर्विस दिया। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म आया, लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी कम R&D में खर्च करती है। ब्रेन ड्रेन जो है वो आपका क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है। उसके बाद आपका 2010 के बाद अगर देखें तो मिशन मोड में डिफरेंट पॉलिसीज ली जाने लगी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्ट्रैटेजिक मिशन जैसे सेमीकंडक्टर, एआई में ध्यान दिया गया, क्वांटम कंप्यूटिंग में ध्यान दिया गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया गया। फिर एनईपी लाया 2020 में, ताकि हम क्या कर सके, आपकी जो एजुकेशन है उसको रियल लाइफ के साथ देख सके, ना कि पुराने सिलेबसेस को पढ़े जिससे कोई काम नहीं आने वाला है, जिससे क्या है हम सिर्फ आपके पास्ट में ही रह जाएंगे। तो वैसे सिलेबस हमको नहीं लेना है। आज के समय पे जो आज का समय का नीड है, सेमीकंडक्टर है, एआई है, क्वांटम है, इन सभी चीज़ों में एजुकेशन प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक देनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो अभी एंडोजेनियस ग्रोथ लॉजिक, तो एंडोजेनियस ग्रोथ लॉजिक मतलब क्या कि अपने खुद के देश के अंदर ही हमें अपना जो नॉलेज है वो ग्रो करना पड़ेगा और उसी से क्या है हम ग्रोथ ला सकते हैं। तो जो हमारे ह्यूमन है उनकी जब कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इसमें कैपेबिलिटी अप्रोच भी दिया गया है अमित्य सेन जी का, तो उससे क्या होगा, हमारा देश डेवलप होगा। तो हमारे हर पॉपुलेशन को, हमारे हर बच्चे को बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, बेटर स्किल देना, बेटर इकोसिस्टम देना ज़रूरी रहेगा और एक सिस्टमैटिक थिंकिंग हमारे यूथ के अंदर डेवलप करनी ज़रूरी रहेंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो मेरिट है प्लस जस्टिस को भी हमें बैलेंस करना होगा कि हम सिर्फ प्योर मेरिट के बेसिस पे सब चीज़ों को देखेंगे तो उससे इनजस्टिस भी बनेगी। तो इसीलिए एक फेयरनेस का अप्रोच भी हमें रखना पड़ेगा। तो जो आपके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनमें भी मेरिट हो सकता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, तो इसीलिए मेरिट को जस्टिस के साथ बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा। और देश को फ्री रहने के लिए ज़रूरी है, सोवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि देश खुद से कैपेबल हो, तभी क्या है
देश आगे बढ़ सकता है। ओके, तो इसीलिए बाकी जब स्किलिंग होगा तो उसमें रीस्किलिंग भी किया जाना ज़रूरी है। जो पुराने वर्कर्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी रहेगा बाय अपस्किलिंग देम एंड रीस्किलिंग देम। चैलेंजेस क्या है? एक इम्प्लीमेंटेशन का एंड गवर्नेंस का चैलेंज रहता है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्री लाइक एजुकेशन, आईटी, इंडस्ट्री। फिर एक ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, इनर्शिया है, वो भी एक प्रॉब्लम है। मार्केट एंड इंडस्ट्री का एक कॉन्स्ट्रेंट हम देख सकते हैं, उसमें वीक R&D होना, लो क्वालिटी इंटर्नशिप होना, ये सभी लिख सकते हैं हम। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है, तो फैकल्टी का शॉर्टेजेस होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको हमें दूर करना ज़रूरी है। इक्विटी एंड इंक्लूजन का एक रिस्क रहता है कि किसी रीजन में, जैसे बेंगलोर काफ़ी आगे है, बम्बे काफ़ी आगे है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स जो है वो काफ़ी पीछे है, तो उनको आगे बढ़ाना होगा। फिर जेंडर में भी इनइक्वालिटी देखी जाती है, तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन स्टेम काफ़ी कम है, तो उसको आगे बढ़ाना होगा। देन डेटा प्राइवेसी एंड ट्रस्ट को भी आपका इंटैक्ट रखना ज़रूरी रहेगा। देन पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है, रेजिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, फियर लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, तो जो पॉलिटिकल आपकी सिस्टम है उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड जो ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपके बेवजह उनके अंदर इंटरफेयर करना, जैसे यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर करना, कोर्सेज में इंटरफेयर करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस अगर देखें तो सोसाइटी में पॉजिटिव क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों को मिलेगी। ठीक है, निगेटिव क्या होगा कि एक मेरिटोक्रेटिक इलीट बन सकता है, इसीलिए सुविधा सभी को देना है, रॉल्सियन प्रिंसिपल लगाना है ऑफ फेयरनेस। पॉलिटिकली देखें तो हमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब गुणगान, मतलब इसको लेके खाली अपोजिशन करते रहने से अच्छा है कि हम टैलेंट के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को हम आपके आगे बढ़ाएं और टैलेंट पूल को बनाएं, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाया जा सके। लीगली देखें तो टैलेंट के साथ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी रहती है, तो इसीलिए उनको बनाए रखना ज़रूरी है। टैलेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है बाय रजिस्टरिंग देम। एथिकली अगर देखें तो इसमें जो आपकी प्रोटेक्शन है या फिर जो सुविधा है सभी को देनी ज़रूरी रहेगी। जो एजुकेशन है या फिर जो सुविधा है उसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। फिर इंस्टीट्यूशनली अगर देखें तो इंटरनेशनली अगर देखें तो जो इंडियन डायस्पोरा है वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में, जैसे आपके यूएसए में हो या फिर यूरोप में हो, उनको हम इंडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो एक सॉफ्ट पावर एसेट है इंडिया के लिए। और इकोनॉमिकली देखें तो हमें लेबर इंटेंसिव ग्रोथ की जगह एक नॉलेज इंटेंसिव ग्रोथ को हासिल करना चाहिए, नहीं तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे, जो अभी हम फंसे हुए हैं कि एक लेवल के बाद हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हम जो नॉलेज इंटेंसिव ग्रोथ चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। बाकी सिलेबस के हर पार्ट से लिंक है, सोसाइटी से, ज्योग्राफी से, सोशल जस्टिस से, जो हमने ऑलरेडी देखा है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, स्कूल टू कॉलेज हमें बेटर फाउंडेशन को बनाना है। ठीक है, और जो क्लाउड बनेगा उसको हमें रियल इंस्टीट्यूशनल प्लम्बिंग करनी है, मतलब उस टैलेंट ग्रिड को बनाना है। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से हमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टार्टअप्स, PSUs वगैरह वगैरह में काम में लगाना ज़रूरी रहेगा, सभी को अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी रहेगी। देन जो डायस्पोरा है उसको एंगेज करवाना रहेगा, उनका रिटर्न हम करवा सकते हैं बाय गिविंग देम बेटर अपॉर्चुनिटी विद इन आवर नेशन। ओके, तो वो चीज़ें हमें इंश्योर करनी ज़रूरी रहेंगी। फिर टैलेंट ट्रेडिंग एंड माइनिंग, तो टैलेंट ट्रेडिंग एंड माइनिंग में जो PSUs है, एकेडमिया है, स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट R&D है, इन सभी को इंटीग्रेट करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट को काम में लगा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। तो क्या सिग्निफिकेंस रहेगा अगर हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल क्या है, सेम बात। तो हमारा मेन तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, ये हमारा सबसे बड़ा गोल है जिसको हमें अचीव करना है। तो इस गोल के लिए हमने जैसे अभी देखा कि हमारे टैलेंट को आगे बढ़ाना होगा, स्किलिंग करनी होगी, अपस्किलिंग करनी होगी, रीस्किलिंग करनी होगी, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। तो वो सभी चीज़ें हम करेंगे क्यों, ताकि हमारा जो एक टैलेंट का पूल है वो बने और वो इकोनॉमी में हो, स्पेस में हो, डिफेंस में हो, वो हमें मदद करे। तो अभी इंडिया का जो टारगेट है बाय 2047 टू बिकम विकसित भारत, तो विकसित भारत बनने के लिए
जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी रहेगा। तो रिलायंस ऑन इंपोर्ट इज़ अ स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। तो अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया, देन फ्रॉम फ्रांस, देन फ्रॉम यूएसए, देन फ्रॉम कंट्रीज लाइक इजराइल, जो हमसे कई गुना छोटी कंट्री है। ओके तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो इसमें पहला हमें की पॉइंट ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रेंट हम देख सकते हैं कि पास्ट में अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को ब्लॉक कर दिया गया था। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी में थे, इवन अभी भी है। तो यही चीज़ हमें स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी पे लेके आई है आज के समय पे देखें तो। रिफॉर्म का इम्पैक्ट अगर देखें तो रिसेंट रिफॉर्म में एफडीआई को लिबरलाइज किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर सके इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। फिर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मदद करती है, तो उसको कॉरपोरेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि और इफ़िशिएंट बनाया जा सके। फिर मेक प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं ताकि हम क्या कर सके, बेटर प्रोक्योरमेंट करना, बेटर एक्सपोर्ट करना वगैरह वगैरह कर सके। तो आज के समय पे हम लगभग 80 से भी ज़्यादा देशों को डिफेंस की जो डिफरेंट सप्लाईज है वो प्रोवाइड करते हैं जो हमारे देश में बनाया गया है। तो जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी क्या है, डिफेंस में डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्यों बनना चाहिए, अभी अब देख सकते हैं वार्स इन यूरोप, वेस्ट एशिया। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, ग्लोबल सप्लाई चेन को ब्रेक करती है और हमें इन फ्यूचर एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के पोजीशन में ला के रखती है। तो इसीलिए एक डोमेस्टिक बेस बनाना है टू एंश्योर रेजिलियंस अगेंस्ट सप्लाई शॉक्स। फिर इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो ऑलरेडी हम 25,000 करोड़ के लगभग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाय 2029 हमारा टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ तक इसको बढ़ा सके। फिर प्रपोज्ड रिफॉर्म में अगर देखें तो डीआरडीओ का जो रोल है उसको फ्रंटलाइन रिसर्च के तरह देखा गया है। तो डीआरडीओ इसलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बेटर आपकी डिज़ाइनिंग, बेटर रिसर्च कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जा रहा है ताकि आपकी एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई किया जा सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को सिंप्लीफाई किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोजेक्शंस को। फिर फाइनेंशियल एंड टेस्टिंग को किया जा सके। तो ओवरऑल सर्टिफिकेशन, ओके, फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड कम्पिटिटिव क्रेडिट लाइंस एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। तो अब क्या क्या है, एक तो कम्पिटिटिव क्रेडिट देना जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। दूसरा जो अदर नेशंस है, जैसे छोटे छोटे देशों को हम क्रेडिट सप्लाई देते हैं उनको बेटर उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उनको बाद में जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमसे खरीद सकते हैं। बाकी जो भी ध्यान रखिएगा की टर्मिनोलॉजीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसमें आपको ये जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन्हीं के जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें है, तो इसको एक बार आप खुद से पढ़िएगा। बाकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस रूट में हमारा डिपेंडेंसी था, अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट ही थे, थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन होता था। 1960 से 80 के बीच में देखा कि काफ़ी ज़्यादा वार हो गई थी, जैसे 62 में विद चाइना, 65 में विद पाकिस्तान, 71 में अगेन विद पाकिस्तान। तो वार, सिक्योरिटी शॉक्स, तो इससे हमें ये बाद में पता लगा कि हमें अपने डिफेंस सेगमेंट में जो आपकी आत्मनिर्भरता है उसको बनानी है। तो 1991 के बाद जो रिफॉर्म है उसको लाए जाने लगे, लेकिन क्या है, पार्शियल लिबरलाइजेशन हुआ और स्लो ओपनिंग हुई। तो इसीलिए 2000 से लेके 2010 के बीच में ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ। तो इसमें भी क्या था, आपका जो गवर्नमेंट थी वो कोalition गवर्नमेंट थी, तो सभी चीज़ें हम रिफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या है, इन सभी चीज़ों को रिफॉर्म किया गया है, जैसे ओपनिंग टू प्राइवेट सेक्टर लिबरलाइज किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। लीगल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो स्ट्रैटेजिक लॉजिक में हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी एज ए प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। तो सिक्योरिटी को हमें प्री कंडीशन रखना है फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो गए तो जो दुश्मन देश है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिगाड़ सकता है। तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमें डिफेंस वाइज भी स्ट्रांग रहना ज़रूरी रहेगा। फिर एक रेजिलियंस का लॉजिक भी है कि जितना हम बेटर हम डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएंगे, उससे हम डोमेस्टिकली तो एम्पावर रहेंगे ही, उससे एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट की कमाई भी होगी, तो हमें क्या है और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। और रियलिज्म के हिसाब से हम अगर देखें तो रियलिज्म क्या कहता है, पावर के बारे में कहता है कि पावर सबसे ऊपर रहना चाहिए, तभी देश की सोवरेनिटी को बचाया जा सकता है। लिबरल
अगर व्यू से देखें तो हमें जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है या फिर जो भी एक्सपोर्ट करना है वो रूल बेस्ड होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट लेंस से अगर देखें तो हमें क्रेडिबल सप्लाई करना है, क्रेडिबल सप्लायर बनना है कि हम जहाँ भी सप्लाई करें तो उनको आफ्टर सेल्स जो भी सपोर्ट चाहिए वो सभी देने ज़रूरी है। डेवलपमेंटल स्टेट आइडियाज़ अगर देखें तो अभी इसमें हमें ज़रूरी क्या है, कोऑर्डिनेट करना है विद इंडस्ट्री, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किलिंग वगैरह वगैरह को। ओके, फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू अगर देखें तो प्रॉब्लम क्या है, वही थोड़ा पहले जो देखा कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रहता है, मिनिस्ट्रीज़ के बीच में हो या फिर ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ये हमने देखा इधर। फाइनेंशियल एंड मार्केट का भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो क्रेडिट को, वर्किंग कैपिटल को लेके स्ट्रगल कर रही है, तो वो उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी रहेगा। फिर टेक्नोलॉजिकली हम बहुत सारे इंजन हो, कंडक्टर्स हो, सेंसर्स हो, जो डिफेंस प्रोडक्शन में चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो इनके ऊपर भी हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंस हासिल करनी ज़रूरी रहेगी। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं। और गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी आना भी ज़रूरी रहेगा कि गवर्नमेंट को ऑडिट करना है हर साल कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजंस को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जियोपॉलिटिकल एंड एक्सपोर्ट रिस्क भी हम इसमें देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का भी एक रिस्क है कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जो क्रेडिबल बायर है उन्हीं को मिले, ना कि किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में चीज़ें जाएँ, तो वो देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो सोशली देखें तो पोटेंशियल फॉर हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, स्टेम की जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ेगी, स्किल इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा, जो आपका एमएसएमई है वो आगे बढ़ेंगे, तो स्मॉलर रीजन में जो है ग्रोथ होगा। रिस्क में ध्यान रखिएगा कि स्मॉलर रीजन जो है वो एक्सक्लूड हो सकता है, तो उनको एक्सक्लूड नहीं करना है। पॉलिटिकली देखें तो जब हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उससे हमारी पॉलिटिकल बार्गेनिंग विथ डिफरेंट नेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। लीगली देखें तो हमें जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ है, आर्किटेक्चर है, उनको मान के चलना है, प्रोक्योरमेंट रूल्स को फिक्स करना है, आईपीआर को प्रोटेक्ट करना है। एथिकली देखें तो हमें रेस्पॉन्सिबल एंड क्रेडिबल बायर्स को ही चीज़ें बेचनी है ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन कर सके। और इकोनॉमिकली देखें तो पता ही है हम फॉरेक्स अर्न कर सकते हैं, अपना लॉजिस्टिक बेटर होगा, मैन्युफैक्चरिंग बेटर होगा, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, हमें एम्प्लॉयमेंट देंगी। तो इस पार्ट में ये चीज़ें मेंशन है कि अगर खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे। दूसरे वे फॉरवर्ड में क्या है, डिमांड एंड प्रोक्योरमेंट में रिफॉर्म लानी है क्योंकि जो आपकी पब्लिश रोलिंग है 10 to 15 ईयर्स कैपेबिलिटी रोड मैप विथ स्टेबल प्रोक्योरमेंट का पाइपलाइन बनाना है। मतलब अभी क्या है, जो रूल से चेंज होती रहती है प्रोक्योरमेंट का, तो उसको स्टेबल बनाना है। ओके, और एक लाइफ साइकिल का जो है कॉन्ट्रैक्ट का, बिल्ड, मेंटेन, अपग्रेड का, उसको मेंटेन करना है। एमएसएमई एंड स्टार्टअप को एनेबल करना है बाय फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट, वर्किंग कैपिटल का जो सपोर्ट देना है उसको ठीक करना है। देन टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड को सेट करना है। डीआरडीओ एंड इंडस्ट्री के बीच में एक कोलैबोरेशंस करनी है ताकि बेटर आरएनडी प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जा सके। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी विथ सेफगार्ड, तो जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसमें एंड टू एंड डील सपोर्ट रहना चाहिए। और एंड यूज़ मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, हमारे देश जो सप्लाई कर रही है उसका क्या यूज़ हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी भी रहना चाहिए, तो ऑडिट फ्रेंडली प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, तो जो भी प्रोक्योरमेंट है उसका ऑडिट होना काफ़ी ज़रूरी है। और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स है उसको डेवलप करना ज़रूरी है। रीजनल इंडस्ट्रियल जो डिस्पर्सल है उसको हमें, मतलब जैसे कि जो आपका इंडस्ट्री है डिफेंस का, उसको सिर्फ एक ही जगह पे आपका जमा नहीं करना है, उसको पूरे देश के अंदर इवन डेवलपमेंट करनी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हम लॉजिस्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो इसमें बाकी जो आर्टिकल है आप क्या कीजिएगा कि खुद से थोड़ा देखिएगा। ओके, 2 आर्टिकल में हम लगभग 30-35 मिनट लगते हैं, तो बाकी जो भी आर्टिकल है आप पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।